कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, जो कि ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और हमको सिखाएगी भी, उसके गुण भी सिखाएगी। तो हमने कल देखा था आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कि इसमें 18 समूह होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। और खूबी क्या है समूह की? खूबी यह है कि एक समूह में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है ना। आवर्त की खूबी खूबी क्या है? एक आवर्त में कोशों की संख्या, कक्षकों की संख्या समान होती है। जैसे पहले आवर्त में एक कक्षक होगा, दूसरे आवर्त में दो कक्षक होंगे, तीसरे आवर्त में तीन कक्षक होंगे। तीन कक्षक क्या होंगे? वही चाहिए इलेक्ट्रॉन जिनमें भरे जाते हैं। तो इनके कक्षों की संख्या जो है वो डिपेंड करती है। आइडेंटिटी है, आधुनिक आवर्त सारणी की खूबी है, बताता है। इसलिए उसको जो है वो हमने जो है हाँ, संयोजकता हो गई। परमाणु साइज, परमाणु साइज, परमाणु का आकार किससे पता चलेगा? परमाणु का आकार पता चलेगा त्रिज्या से, है ना। परमाणु की त्रिज्या काय में नापी जाती है? पिकोमीटर में। आपको याद होगा, आपने इसमें ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है, बुक में दिया हुआ ना। 9th क्लास में याद होगा, 1 नैनोमीटर पढ़ा था। 1 नैनोमीटर बराबर से होता है, किसी को याद है 10 की घात कितने मीटर था? 1 नैनोमीटर में 10 की घात माइनस 9 वन। मीटर। 10 की घात माइनस 1 नहीं होता बेटा, 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर में। और एक पिकोमीटर में होता है, 10 की घात 12। कौन सब ज्यादा बड़ा है बताओ? बड़ा कौन है? नैनोमीटर बड़ा है या पिकोमीटर बड़ा है? या छोटा कौन है? नैनोमीटर छोटा है कि पिकोमीटर छोटा है? इसको देखकर बताओ, पिकोमीटर। पिकोमीटर। छोटा है कि बड़ा है पिकोमीटर? छोटा छोटा। पिकोमीटर छोटा है। पिकोमीटर छोटा है ना। तो नैनोमीटर से भी छोटी इकाई हो जाती है पिकोमीटर की, है ना। 1 नैनोमीटर में 10 की घात माइनस 9 मीटर होते हैं और एक पिकोमीटर में 10 की घात माइनस 12 मीटर होते हैं। तो पहला तो यही हो जाता है। और परमाणु का साइज हम पिकोमीटर में नापते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है। ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। कुछ तत्वों के यहाँ नीचे भी दिए हुए हैं, कुछ फेमस तत्वों के। बोरान का दिया हुआ 88, हालांकि टफ होगा ये ऑब्जेक्टिव आता है अगर बीच में से, तो वाकई टफ ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि इतना याद रखने की जरूरत नहीं होती। इतना याद नहीं रखा जाता, कई बार बुक ही मना कर देती कि इसको रटने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन की 74, कार्बन की 77, है ना ये। और अगर आएगा तो इनमें से आ सकता है, बाकी इससे बाहर नहीं जा सकता पिकोमीटर। और हाइड्रोजन के 37 पिकोमीटर होती है, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पहले नंबर पे है, अलग बनाता है उससे, वही उसका गुण। परमाणु का साइज काय में नापते हैं? उसकी त्रिज्या से। त्रिज्या किस में नापी जाती है? पिकोमीटर में नापी जाती है। एक पिकोमीटर में कितने? 10 की घात माइनस 12 मीटर। माइनस 12, 10 की घात एक माइनस एक बहुत कम होता है कशिश। उतनी तो हम नॉर्मल अपनी आंखों से ही देख सकते हैं, 10 की घात माइनस एक को तो। फिर उसके बाद बोल रहे हैं दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्या नीचे दी हुई है। बोल रहे इसको आप जो है अवरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ। तो आप देखोगे अवरोही क्रम मतलब, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। घट घटते क्रम। घटते क्रम के बढ़ते क्रम में को बहुत दिक्कत होती है। घटते कम। घटते क्रम। सबसे ज्यादा किसका है? 152 लिथियम, लिथियम। उसके बाद किसका है? 111 बेरिलियम, है ना। तो मैं इसको ऐसा रखता हूँ, लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम। ये ज्यादा है ना इसलिए ऐसा लिख, ऐसा साइन है, बेरिलियम। फिर उसके बाद है 88 बोरॉन। फिर उसके बाद है 77 कार्बन। फिर उसके बाद है नाइट्रोजन। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन, है ना। घटते क्रम में इस तरह से जमाया जा सकता है। अब इन तत्वों को जरा इधर आधुनिक आवर्त सारणी से मैच करना। आधुनिक आवर्त सारणी में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी क्रम में नहीं आ रहे ये पूरे? बिल्कुल आ रहे हैं, है ना। मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है कि किसी आवर्त में, किसी आवर्त में जो इस साइड वाला तत्व है उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। और जैसे जैसे इस साइड बढ़ते जा रहे हैं
परमाणु आकार घटता जा रहा है, इस साइड वाले की सबसे कम होगी, सबसे छोटी इस साइड वाले की होगी। यही सिद्ध हो रहा है ना। जस्ट आपने देखा लिथियम का जो है वो 100 कुछ था, 100, लिथियम का 152 था। मतलब किसी आवर्त में, किसी आवर्त में इस साइड वाले तत्व बाईं ओर के तत्व कहलाएंगे। बोर्ड पर ही देखना, अपना बायां, अपना बायां देखना, अपन को कॉपी का बायां नहीं देखना, बोर्ड का बायां नहीं देखना, मोबाइल का बायां, अपना बायां। अपना बायां ये वाला कहलाएगा, दायां इस साइड कहलाएगा। किसी आवर्त में, किसी आवर्त में बाईं ओर के जो तत्व होते हैं उनकी त्रिज्या ज्यादा होती है, दाईं ओर के तत्व जो है उनकी त्रिज्या कम होती है। मतलब बाईं ओर के तत्व ज्यादा बड़े होते हैं, इस साइड के कम आकार में छोटे होते हैं, है ना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है ना। अगर इसका उल्टा उल्टा नहीं बोला जाएगा, बाएं से दाएं ओर ही पूछा जाएगा, हमेशा बाएं से दाएं ओर ही पूछा जाएगा, है ना। दाएं से बाएं चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर पूछ भी लिया जाता है तो दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा, बढ़ जाएगा परमाणु आकार। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ज्यादातर बाएं से दाएं ओर पूछा जाता है ज्यादातर, लेकिन रेयर केस में यहाँ से पूछ भी सकते हैं बाएं, क्योंकि कंफ्यूज करना रहता है टीचर को, तो पूछा जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद बोल रहे हैं समूह में देखो ये चीज, आप देखेंगे कि आवर्त में दाएं से जाने पर परमाणु त्रिज्या, बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। अब क्वेश्चन यही आता है, आप इस सीरीज को देखो ध्यान से, इस डायग्राम को देखो ध्यान से, तो आप इसमें जानोगे कि आप इसमें जानोगे कि परमाणु आकार घट रहा है, अजीब बात नहीं है, परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है। जबकि हाइड्रोजन, जैसे इसमें देखो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन को, लिथियम को देखो, लिथियम 3 परमाणु क्रमांक, बेरिलियम 4, 3, फिर उसके बाद 4, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो रही है तो परमाणु आकार बढ़ना चाहिए। कंफ्यूजन यही होता है बच्चों को, जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु आकार बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परमाणु आकार कम हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखो आवर्त में कोष तो उतना ही है, पहला कोष और दूसरा कोष, इस वाले में सभी में 2 कोष हैं या 2 कक्षाएं हैं, सभी में 2 कक्षाएं हैं। अब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो प्रोटॉन पे होता है धनावेश, और इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उस पर होता है ऋणावेश। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है ना, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, इस साइड जाते हैं ना 5 6 7 ऐसी बढ़ती जा रही है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसका आवेश भी बढ़ता जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे परमाणु सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा तो परमाणु का आकार बढ़ने की जगह कम हो जाता है। याद रखिएगा इस चीज को, परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर कम होता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है तो धनावेश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और परमाणु सिकुड़ जाएगा, ठंड लग जाएगी उसको, है ना। सिकुड़ जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा परमाणु का आकार। फिर उसके बाद यदि बात करें अपन समूह में क्या हो रहा है, समूह में क्या हो रहा है, समूह में आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने 4 से 12 आने, अब बोलोगे यहाँ पर भी तो लॉजिक लगना चाहिए। अब 4 से नीचे जा रहे हो, 12 हो रहे हैं परमाणु प्रोटॉन, तो जब 12 हो रहे हैं तो फिर इसमें तो नाभिक का आवेश और ज्यादा होगा, नाभिक का आवेश ज्यादा होगा तो ये तो और ज्यादा छोटे होना चाहिए। लेकिन भाई साहब एक बात याद रखो, यहाँ पर केवल 2 कक्षाएं थी, तीसरे आवर्त में 3 कक्षाएं हो जाएंगी, वो भी तो लॉजिक रखो, चौथे में 4 हो जाएंगी। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। हाँ बिल्कुल आवेश बढ़ेगा, नाभ की आवेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन कक्षाओं की संख्या में भी तो वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन दूर भी तो होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, तो परमाणु आकार बढ़ना तय है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही आता है, आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है कि बढ़ता है, तो आप बोलोगे घटता है। बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है कि घटता है, तो बोलोगे बढ़ता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बनता है ना, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद क्या आता है अपना गुण, उसके बाद देखते हैं, हाँ ये समूह वाली हो गई, ये वही चीज देखा आपने, समूह में ऊपर से नहीं आ रहे हो, परमाणु साइज बढ़ता है, क्योंकि कक्षाओं में वृद्धि हो जाती है। धात्विक और अधात्विक गुणधर्म, हाँ अब टेबल को फिर से देखो,
धात्विक और अधात्विक गुण, मैंने बोला 11 12 को छोड़ दो, आप 10 पर फोकस रखो। 10 के हिसाब से आपको बताया मैंने, ये वाले जो सारे तत्व हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन पे नहीं जाना चाहिए गलती से भी, हाइड्रोजन ब्लू कलर का है, वो भी अधातु वाला, ये सारे तत्व जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे के सारे तत्व जो है वो धातु हैं। ये वाले तत्व जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे अधातु हैं। और जो बीच में ग्रीन वाले बच रहे हैं ये उपधातु हैं, है ना। ये हाइड्रोजन भी अधातु के अंतर्गत आती है, इसलिए इसको ये वाले कलर से मैच किया गया है, हाइड्रोजन भी अधातु है। अब अधातु का नाम लिखने आया तो सबसे पहले हाइड्रोजन मत लिख देना, अधातु में सबसे पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, यही लिखना, हाइड्रोजन को बाद में लिख देना लिखना चाहो तो, क्योंकि वो धातु के साथ रखी हुई है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है मामला। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं पढ़ी हुई हैं, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, यही सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो क्या लगता है, धातुओं के गुणधर्म इस साइड जब अभिक्रियाशील ज्यादा है तो इनके ज्यादा होना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम के? बिल्कुल। समूह ए की जितनी भी धातुएं हैं उनके रासायनिक गुणधर्म या अभिक्रियाशीलता जो है वो मैक्सिमम होती है। अच्छा, यहाँ पर अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो इस साइड जो है पहले उपधातु आई, मतलब धात्विक गुणधर्म कम हुए, और फिर उसके बाद अधातु आ गई, मतलब धात्विक गुणधर्म खत्म ही हो गए, ना के बराबर हो गए। मतलब क्या हो रहा है, सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर धात्विक गुणधर्म जो है वो कम हो रहे हैं, धात्विक गुणधर्म, धातुओं के जो गुणधर्म है वो कम हो रहे हैं, इधर सबसे ज्यादा है, इस साइड सबसे कम है, तो धात्विक गुणधर्म में कमी आ रही है ना। तो बाएं से दाएं ओर जाने पर धात्विक गुणधर्म में कमी आती है, एक ऑब्जेक्टिव ये बनता है, बहुत कॉमन सा है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद टेढ़ी मेढ़ी रेखा से जो है यहाँ पर उपधातु या अर्धधातु बनाते हैं, मेरे पास ट्रांस मेटल्स भी बोलते हैं इसको, ट्रांसजेंडर मेटल से याद रख सकते हो, ट्रांसजेंडर मत लिख देना, ट्रांसमेटल उपधातु से याद रखो, सेमीकंडक्टर याद रखो आपको, है ना। फिर उसके बाद क्या देखेंगे अपन, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बढ़ती है। आवर्त में जैसे जैसे संयोजक कोश में इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। समूह में नीचे की ओर संयोजक इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभ की आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकाले जाते हैं, इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ जाता है। और दूसरी ओर धातु, अच्छा ये, हाँ सॉरी, इसमें आवर्त आवर्त में तो बता दिया मैंने कि इस साइड से इस साइड जाओगे तो धात्विक गुणधर्म जो है वो घट रहा है, क्योंकि इस साइड धात्विक गुणधर्म ज्यादा है, इस साइड कम है, ये तो घट रहा है। समूह में ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जा रही है, ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जा रही है, क्योंकि मालूम है आपको धातुएं जो है विद्युत धनात्मक होती हैं, तो वो जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो विद्युत धनात्मक हो जाती हैं और फिर आयन बना लेती हैं, धनायन बनाती हैं, तो नीचे जाने पर उनकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, इसलिए वो ज्यादा धनात्मक होती हैं, विद्युत विद्युत धनात्मक होती हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरी ओर अधातु में विद्युत ऋणात्मक होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आवन बनाने की प्रकृति होती है, ये तो पता ही है आपको। NaCl से याद रखा करो, NaCl बहुत अच्छा उदाहरण है इस चीज को समझने के लिए। NaCl, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281 होगा, 281, और इसका होगा 287। इसको अंतिम कोष्ठ में से एक इलेक्ट्रॉन देना है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो अष्टक पूरा हो जाएगा इसका, और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो Na जो है वो धातु है, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, और क्लोरीन जो है वो अधातु है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना। ये देकर अपना कोष पूरा कर लेता है, ये लेकर अपना कोष पूरा कर लेता है। तो धातुएं जो इलेक्ट्रॉन दाता होती हैं, अधातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होती हैं। अंतर लिखते हैं अपन धातु धातु के रासायनिक गुणधर्म में, तो इसको याद रखिएगा, है ना। तो सोडियम जो धातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है, और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है, इसलिए विद्युत ऋणात्मक होती है। विद्युत ऋणात्मकता की प्रकृति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी और ऊपर की ओर स्थित होती हैं, और अधातुएं, मतलब विद्युत ऋणात्मकता की प्रकृति, विद्युत ऋणात्मकता मतलब अधातुएं जो ऊपर वाली होती है ना, ऊपर से नीचे आने पर,
उसमें विद्युत ऋणात्मकता जो है वो ज्यादा होती है, ऊपर की ओर स्थित होती है। इन प्रवृत्तियों से हम इनके ऑक्साइड की प्रकृति का लगा सकते हैं, क्योंकि धातु की ऑक्साइड क्षारकीय और अधातु के ऑक्साइड सामता अम्लीय होते हैं। ये चीज अपन ने धातु धातु में भी पढ़ी हुई है। धातु का ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम रिबन का ऑक्साइड, याद होगा ना वो प्रैक्टिकल। अपन ने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, पाउडर बना, पाउडर को पानी में घोला, तो धातु का जो पाउडर था वो पानी में घोला तो वो क्षारीय हुआ था, है ना। और अगर हम सल्फर जो अधातु है उसको गर्म करें तो एक लिक्विड बन जाता है, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, एसिड जैसी बदबू आ रही थी, वो जो है वो अम्ल बन जाता है। तो अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। वो प्रैक्टिकल के माध्यम से देखा हुआ है अपन ने, तो उसमें कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। और इसी के साथ होता है चैप्टर खत्म, है ना। एक बार अपन जो है वो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अपन ने क्या सीखा है इस चैप्टर में, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ने में, बहुत मतलब क्वेश्चन आंसर करने में। क्या डावे राइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में ही पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। जो डावे राइनर के त्रिक थे वो न्यूलैंड के अष्टक में भी है क्या नहीं? याद है लीना के पहला त्रिक था, देखो लीना के न्यूलैंड के अष्टक से में पाया गया ये भी। बताना क्या चाह रहे हैं, बताना यही चाह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ कॉमन चल रहा था उनमें। जो पहले लीना के, फिर उसके बाद कैल्शियम ब्रोमीन और आयोडीन, सॉरी कैल्शियम नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन नहीं है यहाँ पर, क्लोरीन और ब्रोमीन तो है, आयोडीन नहीं। आयोडीन को कहाँ फेंक दिया था इन्हें, ये लिखा ही नहीं था क्या आयोडीन? लिखा ही नहीं रहा हूँ मेरे को तो आयोडीन, उस वाली टेबल में लिखना पड़ेगा। खैर चलो ठीक है, एक एक पेयर मिल गए ना, बस वो काफी है। लीना के लिथियम सोडियम पोटेशियम मिल रहे हैं, काफी है ना, मतलब हाँ। जावेर राइनर के कुछ ट्रिक जो है वो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में भी पाए गए। डावेर राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर एक टॉपिक पे से। यही कमी और उनका सिद्धांत, कमी और सिद्धांत ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो डावेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी? डावेराइनर उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल 3 ही त्रिक ढूंढ पाए, यही उनकी कमी थी। फिर उसके बाद न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या कमियां थी? बहुत सारी कमियां थी। पहले तो पचका हुआ 56 तत्वों का बोल दिया, बोले घोषणा कर दी इससे ज्यादा पाए नहीं जाएंगे, लेकिन वो गलत हो गई, उससे ज्यादा तत्व पाए गए। पहला पचका तो यही होगा। फिर उसके बाद कैल्शियम तक ही लागू हुआ, दूसरे शब्दों में इसको बोले तो हल्के तत्व तक ही लागू हुआ केवल, है ना। भारी तत्वों पे लागू हो ही नहीं पाया। कुछ दो तत्वों को साथ में रख दिया उन्होंने, कोबाल्ट और निकेल, और बताया नहीं कि इन दोनों को साथ में क्यों रखा है ना। तो ये सारी कमियां थी न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की। फिर उसके बाद आ जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग। देखो यहाँ पर मैंने टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था ना, क्लोरीन की समस्थानिक, हाइड्रोजन के अलावा एक समस्थानिक बताइए, तो क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 बुक में दिया हुआ था ये। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके निम्नलिखित ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लगाइए। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, इसके केवल क्या बताना है, अनुमान लगाना है, KCAL SI। तो मैं केवल के का बता दे रहा हूँ, इसके ऑक्साइड और ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लगाना है ना, ऑक्साइड बताना है। के सूत्र देख लेते हैं, बाकी के खुद बता देना आप। के और सी का देख लेते हैं, टेबल देख के बताना है। तो देखो कैसे ऑक्साइड का अनुमान लगा सकते हैं। के ढूंढो, के यहाँ पर है ना, के यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। इसके स्तंभ में ऊपर देखो ऑक्साइड का फॉर्मूला ये वाला है जनरल, R2O और RO2। तो अपन के का अगर अनुमान लगाए तो इसका होगा के, आर की जगह क्या रख दो, के रख दो, K2O। मेंडलीव की आवर्त सारणी अनुसार के का ऑक्साइड क्या होगा, K2O। अच्छा कार्बन का क्या होगा, सी, आर की जगह सी रख दो, CO2। तो ये कार्बन का ऑक्साइड होगा। ये मेंडलीफ ने ऊपर जो दिए थे ना ऑक्साइड, तो यही पता लगाना था, बाकी तत्वों के लगा सकते हो आप, कोई ज्यादा बुराई नहीं है उसमें, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। जो भी तत्व का पूछे ऊपर जो फॉर्मूला दिया हो, अब एग्जाम में तो दिया नहीं रहेगा ये, तो एग्जाम में चांसेस भी कम है बहुत पूछे जाने के, बहुत कम है, ना के बराबर चांसेस है ना। क्योंकि उनको देना पड़ेगा, वो टेबल देना पड़ेगी, वो चांस टेबल नहीं दे सकते हैं, कैसे बता सकते हैं बिना टेबल के। गैलियम के अतिरिक्त अब कौन कौन से तत्वों का पता लगा है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। गैलियम के अतिरिक्त, गैलियम के अतिरिक्त यहाँ पे इसमें आया था ना, इसके एका बोरॉन और एका सिलिकॉन, उन्होंने बोला 3 तत्वों का नाम लिया था, 3 तत्वों का नाम लिया था उन्होंने। ये गैलियम के अतिरिक्त स्कैंडियम और जर्मेनियम, है ना, जिनको नाम दिया था उन्होंने एका बोरॉन और एका सिलिकॉन।
तो स्कैंडियम और जर्मेनियम 2 तत्व ऐसे थे जिनको बाद में खोजा गया, उन्होंने अपने टेबल में खाली स्थान छोड़ दिया था। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिद्धांत लिखना है इसमें मेंडलीफ का। तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में जो सिद्धांत अपनाया वो था तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो ये सिद्धांत लिखना पड़ेगा आपके अनुसार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? क्योंकि उत्कृष्ट गैसें अपना स्थायी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो प्राप्त कर चुकी होती हैं, और उनके अंतिम कोश या उनके अंतिम कोश में उपस्थित संयोजी कोश पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, इसलिए उन्हें अलग कोश में रखा गया। अच्छा, ये गैसेस जो होती हैं ज्यादातर तत्व उत्कृष्ट गैसें जो हैं वो अक्रिय गैसेस होती हैं, किसी तत्व के साथ क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए भी इन्हें अलग समूह 18 में रखा गया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। समूह 18 के तत्व, आप इसको शुरू कैसे करोगे? लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए। समूह 18 के तत्वों को आदर्श गैसेस, नोबल गैसेस, शून्य समूह कहा जाता है। इन्हें अलग रखने का उद्देश्य क्या था? इन्हें अलग इसलिए रखा गया क्योंकि इनके अंतिम कोश या संयोजी कोश पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, है ना। और यह गैसें और किसी तत्व के साथ क्रिया नहीं करती हैं, अर्थात अक्रिय होती हैं, इसलिए इन्हें अलग समूह में रखा गया या 18वें समूह में रखा गया। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा ज्यादा, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध संगतियों को दूर किया गया था? तो 3 गलतियां थी जो मेंडलीव ने की हुई थी। कौन कौन सी थी? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना, समस्थानिकों को परिभाषित ना करना, और तीसरी कमी थी तत्वों के बीच रिक्त स्थान छोड़ दिए तो पता नहीं था कि कितने तत्व ज्ञात होंगे, तो वो नहीं पता था, इसके कारण से उनकी तीसरी। कैसे दूर किया गया? हाइड्रोजन चूंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया आधुनिक आवर्त सारणी में, इसके कारण से हाइड्रोजन का स्थान अपने आप से निश्चित हो गया, उसमें कोई परेशानी नहीं गई। दूसरा, समस्थानिकों को परिभाषित कर दिया गया, उनको जो है वो इंक्लूड कर दिया गया उनके परमाणु द्रव्यमान को आधुनिक आवर्त सारणी में। तीसरा जो है, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करने पर बीच में कितने तत्व ज्ञात होंगे वो पहले से ही पता चल गया कि इसके बाद इतने तत्व ज्ञात होंगे। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर करने से बहुत सारी चीजें अपने आप दूर हो गई। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम आपके चयन का क्या आधार है? बोले मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम। मैग्नीशियम रिबन सभी ने देखा है। बोले मैग्नीशियम के जैसे ही 2 तत्वों के नाम बताओ और आपके चयन का आधार भी बताओ। तो उसके लिए हम देखो टेबल देखते हैं। देखो मैग्नीशियम कहाँ पर है? मैग्नीशियम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और मैग्नीशियम जैसे ही 2 और तत्वों के नाम बताओ। तो मैग्नीशियम जैसे और 2 तत्व कौन कौन से होंगे? देखो 2 हो सकते हैं, या तो इसके अगल बगल वाले लो, सोडियम और एल्यूमिनियम, या फिर इसके ऊपर नीचे वाले लो, बेरिलियम और कैल्शियम, है ना। अगल बगल वाले क्यों नहीं ले सकते? अगल बगल वाले जो है बहुत हाईली रिएक्टिव है। देखो सोडियम और मैग्नीशियम लेना देना है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं है? सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील है, नरम धातु है। मैग्नीशियम रिबन आप सभी ने देखा है, थोड़ा सा टफ होता है। तो सोडियम से लेना कुछ बेईमानी होगी, सोडियम से इसको कंपेयर करना, है ना। तो हाँ, उसके ऊपर नीचे वाले ले सकते हैं। तो बेरिलियम और कैल्शियम इसके जैसे अभिक्रियाशीलता वाले तत्व होंगे। और चयन करने का आधार क्या है? क्योंकि एक ही समूह में उपस्थित है, एक ही समूह में उपस्थित है, इसकी संयोजकता भी सेम होगी, इसलिए हमने मैग्नीशियम के साथ बेरिलियम और कैल्शियम ले सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बच्चों का जो है वो सही मायने में नॉलेज टेस्ट कर रहा होता है। बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हटके है। 3 तत्वों के नाम बताइए जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। आपने 18 तत्वों के नाम लिखे होंगे, उसमें से 3 ढूंढना है जिसके आखिरी कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। आसानी से पता लगा सकते हो आप। 2 तत्वों के नाम बताइए जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। 18 तत्व के नाम लिखे हुए उसमें से आसानी से पता चल जाएगा। 3 तत्वों के नाम जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो। तो नोबल गैसेस कोई भी उठा लो,
उनके बाहरी कोश पूरे होंगे। कितना बिल्कुल अलग हट के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तभी बनेगा ये क्वेश्चन आपका। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणु में कोई समानता है? बिल्कुल है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही समूह के तत्व हैं, ली ना के एक ही समूह के तत्व हैं, और इनके अंतिम कोश में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो एक 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 है ना। धातुएं हैं, इन तत्वों में यही तो समानता है, एक ही समूह के हैं, संयोजकता एक है, यही समानता है। हीलियम एक अक्रियशील गैस है, जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इसके परमाणु में कोई समानता है? जी हाँ, बिल्कुल है। दोनों ही नोबल गैसेस हैं, दोनों के अंतिम कोश पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, अष्टक पूरा होता है, इसलिए जो है इनको अक्रिय गैस बोला जाता है। दोनों की अभिक्रियाशीलता कम इसलिए होती है कि अंतिम कोश पूरी तरह से भरे हुए हैं, वो रिएक्ट नहीं करती हैं। अक्रिय गैसेस, नोबल गैसेस किसी से क्रिया नहीं करती। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले 10 तत्वों में धातुएं कौन कौन सी हैं? तो पहले 10 तत्व कौन से होते हैं देखो, पहले 10 तत्व देखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम से लेकर नियॉन तक। तो बोल रहा है इसमें से धातुएं कौन कौन सी हैं? तो धातुएं आपको दिखेंगी, देखो हाइड्रोजन धातु नहीं है, हीलियम भी धातु नहीं है, लिथियम धातु है, बेरिलियम धातु है, बोरॉन उपधातु है, तो इसको उपधातु में जाएगा, तो ये नहीं हो सकती। ये तीनों अधातु हैं चारों, और ये नियॉन भी अक्रिय है, तो ये भी अधातु के अंतर्गत ही आएगी। केवल और केवल दो धातुएं हैं, लिथियम और बेरिलियम, बस। स्टार्टिंग के 10 तत्वों में केवल दो धातु हैं, बाकी सब क्या है? अधातु। पढ़ना आ रहा होगा, अगर समझ में आया होगा क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, तो इंटरेस्ट आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर बोरिंग लग रही होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? धात्विक लक्षण इनमें से किसका ज्यादा होगा? धात्विक अभिलक्षण के बारे में दो बातें जानते हो आप। बाएं से दाईं ओर जाओगे तो धात्विक अभिलक्षण कम होता है, इधर ज्यादा रहता है, और ऊपर से नीचे आओगे तो धात्विक अभिलक्षण बढ़ता है, नीचे बढ़ता है, ऊपर कम रहता है। धात्विक अभिलक्षण नीचे आने पर बढ़ता है ना। तो इसके आधार पर आप देख सकते हो इसको, जिसका भी ज्यादा होगा, अगर इस साइड है तो उसका ज्यादा होगा, कम होगा। इस बाएं साइड है, दाएं साइड है तो कम होगा, इस साइड है तो ज्यादा होगा, ऊपर है तो ज्यादा होगा। नहीं यार, ऊपर नीचे, ऊपर कम होगा, नीचे ज्यादा। समझ में आ रहा होगा, है ना। इन तत्वों को देखना है। चलो देखते हैं, एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट, देखते हैं फिर। ज्वाइन करो फटाफट।